हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ iQuest एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 5, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशंस ऑफ कांग्रेस सिस्टम। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कैसे जो है कांग्रेस ने अपने नेहरू के बाद जो है जो इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर जो स्ट्रगल क्या है, जो क्राइसिस फेस किया। इस चैप्टर में हम उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। This emergence of Congress system was first challenged during the 1960s। कांग्रेस का जो फर्स्ट सिस्टम को जो फर्स्ट चैलेंज किया गया था वो 1960s के दौरान किया गया था। एज अ पॉलिटिकल कंपटीशन बिकम मोर इंटेंस एंड कांग्रेस फाउंड इट्स डिफिकल्ट टू रिटेन इट्स डोमिनेंस। जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर जो है पॉलिटिकल जो कंपटीशन था वो बहुत ज्यादा इंटेंस होता जा रहा था और कांग्रेस को यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो रही थी कि वो अपनी हमारे देश के अंदर जो है अपनी डोमिनेंस को बरकरार रख सके। इट फेस चैलेंजेस फ्रॉम द अपोजिशन। कांग्रेस ने जो अपोजिशन से चैलेंजेस फेस किया क्योंकि अब जो अपोजिशन था वो हमारा बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था और उसके अंदर जो है डिवीजन कम था। मतलब अब अपोजिशन के अंदर यूनिटी आ चुकी थी और कांग्रेस को जो है इससे काफी चैलेंज फेस करने पड़े। साथ ही साथ कांग्रेस ने जो है चैलेंज अपनी पार्टी के अंदर भी फेस किए क्योंकि यहाँ पर अब वो बात नहीं रहती क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे अब उनके अंदर वो अकोमोडेशन नहीं थी कि वो सभी डिफरेंसेस को साथ में लेकर चल सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे नेहरू की डेथ के बाद जो है पॉलिटिकल ट्रांजिशन हमारी कंट्री में प्लेस करता है और कैसे जो है अपोजिशन की यूनिटी जो है कांग्रेस को स्प्लिट करती है, तोड़ती है और कांग्रेस की डोमिनेंस को जो है हाईली चैलेंज करती है और कैसे जो है इंदिरा गांधी आती है और इन सब चैलेंज को ओवरकम करती है। जो नई पॉलिसीज और आइडियोलॉजी आती है जिससे जो है कांग्रेस को रिस्टोरेशन में हेल्प हुई। इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन में होता क्या है। देखो, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो है वो पास्ड हुए थे मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी कि वो कुछ पिछले कुछ साल से बीमार चल रहे थे। उनकी डेथ के बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि नेहरू के बाद कौन, आफ्टर नेहरू हु। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है एंड क्योंकि हमारी जो कंट्री है इंडिया वो एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी तो ये सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा सीरियस थी क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन हु के साथ साथ उठता है व्हाट, नेहरू के बाद कौन और क्या। This second question arose from the serious doubt that many outsider had about whether India democratic experiment will survive after Nehru। ये जो व्हाट का क्वेश्चन था कि नेहरू के बाद क्या, ये क्वेश्चन उठता है कि जो काफी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, आउटसाइडर थे, उनके दिमाग से ये क्वेश्चन उठता है कि क्या इंडिया जो है अपना डेमोक्रेटिक जो इंडिया का जो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट था वो सर्वाइव कर पाएगा नेहरू के बाद। And it was feared that also like many other newly independent countries India too would not be able to manage a democratic succession। और ये इस बात का भी डर था लोगों को क्योंकि जैसे कि और जो कंट्रीज थी, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, वो अपनी डेमोक्रेसी को बरकरार नहीं रख सकी। नेहरू की डेथ के बाद जो है इंडिया भी नहीं रख पाएगी क्या, जो है अपनी डेमोक्रेटिक सक्सेशन को इंडिया बरकरार नहीं रख पाएगी। a failure to do so it was feared and could lead to a political role for the army। और यहाँ पर एक बात, ये जो फेलियर होने वाला था डेमोक्रेसी का, यहाँ पर एक सबसे बड़ा डर था कि पॉलिटिकल रोल के अंदर आर्मी का इंटरफेरेंस होगा। और पता है अगर आर्मी रोल आता है तो वो पाकिस्तान वाली हालत हो जानी थी हमारी। बट ये जो न्यू लीडरशिप का डाउट था ना, ये बहुत ज्यादा सीरियस था। Beside there was doubt if this new leadership would be able to handle the multiple crises that awaited a solution। उसके बाद क्वेश्चन उठता है कि जो नया लीडर आएगा हमारा, क्या उसके पास इतनी टैलेंट होएगा, उसके पास इतनी ताकत होएगी कि वो जो मल्टीपल क्राइसिस हमारी कंट्री में हो रहे हैं या होने वाले हैं उन सबको हैंडल कर पाएगा। तो 1960s को जो है एक डेंजरस डेकेड का लेबल दे दिया गया व्हेन अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक, जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस टाइम पे हम फेस कर रहे थे, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, कम्युनल और रीजनल डिवीजन से हम गुजर रहे थे। और यहाँ पर जो है जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट था उसको फेस के फेल होने के और कंट्री के बच जाने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। तो इसको 1960s को ही डेंजरस ऑफ डेकेड बोल दिया गया। फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री में देखते हैं। उसके बाद जो है the ease with which the succession after Nehru took place provide all the critic wrongs। बट जो नेहरू के बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जो हमारे लीडर आते हैं, उन सब ने इन जो जितने भी क्वेश्चन थे व्हाट हु हाउ वाले जो जितने भी क्वेश्चन थे वो सब जो है दूर कर दिया, उन सबको जो है रोंग साबित करते हैं। क्योंकि जब नेहरू पास होते हैं तो के कमराज जो कांग्रेस के पार्टी के उस टाइम पे प्रेसिडेंट होते हैं, उन्होंने पार्टी के अंदर कंसल्ट किया, लीडर्स के बीच में कांग्रेस पार्लियामेंट में कंसल्ट लोगों से बातचीत की और बोला कि जो लाल बहादुर शास्त्री है वो सबसे अच्छी चॉइस है हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने की। और उसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री को जो है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। ही वाज अनएनिमोसली चूजन एज द लीडर ऑफ कांग्रेस पार्लियामेंट। उन्हें कांग्रेस पार्लियामेंट का लीडर सब मिलकर जो है उन्हें कांग्रेस पार्लियामेंट का लीडर बनाते हैं और वो जो है हमारी कंट्री के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। शास्त्री जो थे ना वो बहुत सीधे आदमी थे, मतलब बहुत कंट्रोवर्सी से वो लोग जो थे बहुत ज्यादा दूर रहते थे। वो उनका जो था वो एक नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर थे, यूपी से वो बिलोंग करते थे और वो जो है नेहरू की कैबिनेट में बहुत सालों से थे। और नेहरू had come to depend a lot on
इन द लास्ट ईयर। कुछ जब नेहरू अपनी डेथ से पहले जो है उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होना शुरू हो गए थे। ही वाज़ नोन फॉर हिज सिम्प्लिसिटी एंड हिज कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल। वो जो है शास्त्री जी थे, तो वो अपनी सिम्प्लिसिटी, सादगीपन के लिए और अपनी जो कमिटमेंट है, उसके लिए जाने जाते थे। अर्लियर ही हैड रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेल मिनिस्टर। कुछ टाइम पहले ही उन्होंने अपनी रेलवे मिनिस्टर की पोजीशन से जो है रिजाइन किया था, एक्सपेक्टिंग मोरल रिस्पांसिबिलिटी फॉर अ मेजर रेलवे एक्सीडेंट। क्योंकि जो है एक बहुत बड़ा रेलवे एक्सीडेंट हुआ था और उस पे जो उन्होंने अपनी मोरल रिस्पांसिबिलिटी मानते हुए उन्होंने जो है रेलवे से रिजाइन कर दिया। शास्त्री कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो 2 साल ही रह पाए, 1964 टू 1966 तक ही रह पाए, क्योंकि यहाँ पर इनका जो है ड्यूरिंग यूएसएसआर में शास्त्री जी को जो है उनकी डेथ हो जाती है, इस वजह से 2 ही साल उनका रूल रह पाया। ड्यूरिंग शास्त्री ब्रीफ प्राइम मिनिस्टरशिप द कंट्री फेस्ड 2 मेजर चैलेंजेस। जब शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे तो हमारी कंट्री ने 2 बड़े मेजर चैलेंज को फेस किया। एक तो था हमारा इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, जो हम इकोनॉमिक क्राइसिस फेयर कर रहे थे चाइना के वॉर के बाद वो, और फेल्ड मॉनसून, ड्रॉट एंड सीरियस फूड क्राइसिस। हमारे देश में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, सूखा पड़ा हुआ था और बहुत सारे फूड क्राइसिस से जो है हम लोग फेस कर रहे थे, और साथ ही साथ हमारा पाकिस्तान से वॉर भी हुआ था 1965 में। तो बहुत सारे जो है हम लोग शास्त्री जी के टाइम पे जब वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो हम बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं। पर शास्त्री जी एक फेमस स्लोगन देते हैं, जय जवान जय किसान, सिंबलाइज द कंट्री रिजॉल्व टू फेस बोथ दिस चैलेंज। उन्होंने बोला कि अगर हमने इन चैलेंजेस को फेस करना है, इन चैलेंजेस को ओवरकम करना है, तो उन्होंने बोला कि हमें हमारे किसानों की हेल्प लेनी पड़ेगी, हमें हमारे जवानों की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने एक स्लोगन दिया, जय जवान जय किसान का। ठीक है? और इससे जो है हमारा ये जो इश्यूज़ थे, क्राइसिस थे, उनको रिकवर करने में भी हमें बहुत हेल्प मिली। हमारे जो फार्मर्स थे, हमारे जो सोल्जर्स थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस सब चीज़ों को। जो शास्त्री प्राइम मिनिस्टरशिप कम टू एन अब्रप्ट एंड ऑन 10 दिसंबर 1966। 10 दिसंबर 1966 का वो दिन था जब शास्त्री जी की डेथ होती है। जो है उनकी जो प्राइम मिनिस्टरशिप थी वो खत्म होती है। व्हेन ही सडनली एक्सपायर्ड इन ताशकंद, जब वो सडनली जो है उनका ताशकंद में देहांत हो जाता है यूएसएसआर के अंदर। अ, वो वहाँ पर ताशकंद में एक एग्रीमेंट साइन करने गए थे मोहम्मद अयूब खान के साथ। और वहाँ पर क्योंकि वॉर के बाद वो जो एग्रीमेंट था, शास्त्री और अयूब खान के बीच में बातें हुई थी और एक एग्रीमेंट साइन करने वो जो है रशिया गए थे, यूएसएसआर गए थे, जहाँ पर जो है शास्त्री जी की डेथ हो जाती है। अब शास्त्री के बाद जो था प्राइम मिनिस्टर की गद्दी किसे मिलनी थी, ये बहुत बड़ा सवाल था। तो उसके बाद फ्रॉम शास्त्री तो इंदिरा गांधी आता है। इंदिरा गांधी जी बनती है हमारी प्राइम मिनिस्टर। Does the Congress face the challenge of political succession for the second time in tour? अब जो है लगातार 2 साल के अंदर जो है कांग्रेस ने फिर से एक पॉलिटिकल सेक्शन का चैलेंज फेस है कि अब शास्त्री जी के बाद गद्दी कौन संभालेगा। एंड इस टाइम पर जो है बहुत ज्यादा इंटेंस कंपटीशन हो रहा था मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में। मोरारजी देसाई जो थे उन्होंने एज अ पहले भी चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे स्टेट को वो पहले भी बॉम्बे के जो सीएम रह चुके थे, महाराष्ट्र गुजरात को मिला के जो पहले जो था जो है महाराष्ट्र गुजरात का एरिया मिला के बॉम्बे था, वो उसके पहले भी सीएम रह चुके थे और वो सेंटर में भी मिनिस्टर थे। और इंदिरा गांधी जी थी, वो जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी, कांग्रेस की, एंड हैड बीन कांग्रेस प्रेसिडेंट इन द पास्ट। और वो और वो जो थी वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट पहले भी रह चुकी थी, एंड आल्सो had been union minister for information in the शास्त्री कैबिनेट। और शास्त्री कैबिनेट के अंदर वो यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन भी थी। ठीक है? देखो देसाई जो थे वो बॉम्बे के सीएम भी रह चुके थे और सेंटर के मिनिस्टर भी रह चुके थे। और जो इंदिरा गांधी थी वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी भी थी और वो जो है कांग्रेस की पहले प्रेसिडेंट भी रह चुकी थी और शास्त्री की कैबिनेट में वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन भी रह चुकी थी। दिस टाइम द सीनियर लीडर इन द पार्टी डिसाइड टू बैक इंदिरा गांधी। और इस टाइम जो सीनियर लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने सोचा कि वो इंदिरा गांधी को सपोर्ट करेंगे, बट द डिसीजन वाज नॉट अनोमिनस। वो जो डिसीजन था सपोर्ट करने का वो एक तरफा नहीं था। The content was resolved through the secret ballot among the Congress MPs। और जो ये कॉन्टेस्ट था कौन बनेगा कांग्रेस का लीडर, उसका जो फैसला होता है वो एक सीक्रेट बैलेट, एक सीक्रेट वोटिंग के थ्रू होता है जो कांग्रेस एमपीस के बीच में होती है। इंदिरा गांधी जो है मोरारजी देसाई को उसमें हरा देती है और वो पार्टीज में 2/3 मेजोरिटी से जो है जीत जाती है। अ पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर डिस्पाइट इंटेंस कंपटीशन फॉर लीडरशिप। यहाँ पर एक पीसफुल, बहुत शांतिपूर्वक से पावर का ट्रांजिशन होता है, जहाँ की बेशक बहुत इंटेंस कंपटीशन लीडरशिप के लिए बहुत इंटेंस कंपटीशन था, बस उसके बावजूद भी एक बहुत पीसफुल तरीके से जो है पावर का ट्रांजिशन किया जाता है। एंड यहाँ पर हमें देखना पड़ता है जो मैच्योरिटी दिखती है हमें इंडियन डेमोक्रेसी की। इट टुक सम टाइम बिफोर न्यू प्रेसिडेंट कुड सेटल डाउन। और नए प्रेसिडेंट इंदिरा गांधी को सेटल डाउन होने में कुछ टाइम लगा। व्हाइल इंदिरा गांधी हैज बीन पॉलिटिकली एक्टिव
फॉर वेरी लॉन्ग। चाहे वो पहले ही से ही पॉलिटिकली एक्टिव थी, पर कुछ टाइम लगा उन्हें इन सब चीजों को जो है मैनेज करने के लिए। शी हैड सर्व्ड एज अ मिनिस्टर अंडर लाल बहादुर शास्त्री ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड, क्योंकि उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के अंदर कुछ थोड़े वक्त के लिए ही काम किया था, तो उन्हें थोड़ा वक्त लगा इन सब चीजों में। The senior Congress leader may have supported Indira Gandhi in the belief that her administrative and political inexperience would compel her to be dependent on them for support and guidance. अब देखो सीनियर्स जो लीडर थे, जो सीनियर लीडर्स थे कांग्रेस के, जिन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया था, उनका सपोर्ट करने के पीछे रीजन क्या था? उनका रीजन ये था कि उनका मानना ये था कि जो इंदिरा गांधी की जो पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस है, जो उन्हें पॉलिटिकल का एक्सपीरियंस जितना कम है ना, उससे क्या होगा कि वो इंदिरा गांधी जी है, वो इन सीनियर लीडर्स पे डिपेंड होगी उनके सपोर्ट और गाइडेंस की वजह से। पर ऐसा होता नहीं है। विद इन अ ईयर, जब वो प्राइम मिनिस्टर बनती है, इंदिरा गांधी हैड टू लीड द पार्टी इन द लोकसभा इलेक्शन। वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इंदिरा गांधी जो है कांग्रेस को लोकसभा इलेक्शन में रिप्रेजेंट करती है। अराउंड दिस टाइम जो हमारे कंट्री की सिचुएशन, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है खराब होती जाती है, और उनको इससे उनकी जो इंदिरा गांधी का जो चल रहा था, उनका जो भी काम था, इसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी, काफ़ी डिफिकल्टीज़ उन्हें फेस करनी पड़ रही थी। एंड शी सेट आउट टू गेन कंट्रोल ओवर द पार्टी एंड टू डेमोन्स्ट्रेट हर लीडर स्किल्स। तो उन्होंने अपनी पार्टी पे कंट्रोल लिया और अपनी स्किल्स को, अपनी जो लीडरशिप स्किल्स है, उनको दिखाना शुरू करा। मतलब अब वो जो है सीनियर लीडर्स को के ऊपर डिपेंड नहीं हो रही थी, वो अपने डिसीजंस, अपनी गाइडेंस जो है वो खुद से ही काम कर रही थी। और फिर आते हैं फोर्थ जनरल इलेक्शन। द ईयर 1969 एक लैंडमार्क ईयर है इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, और इसके बारे में जो है हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फोर्थ जनरल इलेक्शन में होता क्या है। देखो, इन द इयर्स लीडिंग अप टू द फोर्थ जनरल इलेक्शन द कंट्री विटनेस मेजर चेंजेस। एक तो जब फोर्थ जनरल इलेक्शन होते हैं हमारी कंट्री के अंदर, दो मेजर चेंज होते हैं। एक तो दो मिनिस्टर हमारे बहुत जल्दी जो है, एक फिक्स सेशन के अंदर दो मिनिस्टर की हमारी मौत हो चुकी थी, दो मिनिस्टर जो है हमारे खत्म हो चुके हैं। एंड द न्यू प्राइम मिनिस्टर हु हैज बीन सीन एज अ पॉलिटिकल नोविस हैड बीन इन ऑफिस फॉर लेस देन अ ईयर। और जो नई प्राइम मिनिस्टर जो थी, वो हमारी जो अभी अपने पॉलिटिकल नोविस में आई थी, वो सिर्फ उनका जो पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर बनने के, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बने अभी साल भी नहीं हुआ था, और एक नया इलेक्शन आ गया था। इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कैसे जो है हम थर्ड थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर देखते हैं कि हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, मॉनसून फेलियर होता है, ग्रोथ होती है, हम कितना सफर कर रहे होते हैं, ये सब चीजें हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। Decline in agriculture production, serious food shortage, depletions of foreign exchange reserve, drop in industrial production and export, combined with a sharp rise in military expenditures and diversion of resources from planning and economic development. देखो, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होती जा रही थी, हमें फूड की शॉर्टेज हो रही थी, हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिर रहा था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारी गिर रही थी, एक्सपोर्ट गिर रहा था, ठीक है, हमारा जो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि हमने लगातार दो वॉर को फेसिस कर लिया था। और जो रिसोर्स का डाइवर्जन है, वो भी अच्छे से नहीं हो पा रहा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो होता क्या, वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन ऑफ द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वाज टू डीवैल्यूएट द इंडियन रूपी। जो सबसे पहला डिसीजन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने लिया, वो था कि जो डीवैल्यूएट द इंडियन रूपी, इंडिया रूपी की जो है थोड़ा वैल्यू गिरा दी, उसे डिवैल्यूएट कर दिया, अंडर व्हाट हैज सीन टू बी प्रेशर फ्रॉम द यूएस। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमें यूएस से ज्यादा प्रेशर आता है। अर्लियर वन यूएस डॉलर कुड बी परचेज फॉर लेस देन 5। पहले जो था यूएस डॉलर हम 5 रुपए से कम में भी खरीद सकते थे, पर डिवैल्यूएशन के बाद उसका प्राइस बढ़ गया, वो 7 रुपए मिलने लग गया। द इकोनॉमिक सिचुएशन ट्रिगर्ड ऑफ प्राइस ऑफ, जो है यहाँ से इकोनॉमिक सिचुएशन जो है ट्रिगर्ड हो जाती है, प्राइस बढ़ जाते हैं, लोगों में जो है वो महंगाई बढ़ती है, जिससे जो है लोग जो है प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जो एसेंशियल कमोडिटीज था, जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें थी, उनके भी प्राइसेस बढ़ रहे थे, फूड स्कार्सिटी हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, बेरोजगारी बढ़ रही थी, और ओवरऑल हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो बहुत खराब होती जा रही थी। बंद और हड़ताल हुई है, काफी फ्रिक्वेंटली जो है लोग स्ट्राइक पे जा रहे थे, बंद और हड़ताल हो रही थी। गवर्नमेंट जो था, इन्हें देख रहे थे प्रोटेस्टर को कि ये तो लोग ही प्रॉब्लम है, और उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, जिससे जो है लोगों को गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगा, उन्होंने और ज्यादा स्ट्रगल करना शुरू किया। दिस फर्दर इंक्रीज पब्लिक बिटरनेस एंड लोगों ने फिर गुस्सा बढ़ा, लोगों को जो है ये चीज अच्छी नहीं लगी कि गवर्नमेंट जो है उन चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों ने अपना स्ट्रगल बढ़ाया। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी ने जो है अपना स्ट्रगल लॉन्च करा फॉर ग्रेटर इक्वालिटी के लिए, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। कैसे मार्क्सिस्ट पार्टी ने जो है, मार्क्सिस्ट लेनिन पार्टी जो है बनती है, उनका जो है कैसे स्प्लिट होता है, ये सब चीजें हम जो है अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कैसे हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम राइट्स बढ़ेंगे, ये सब चीजें जो है नेक्स्ट चैप्टर के लिए। अभी जो हम पढ़ेंगे नॉन कांग्रेसिज्म। The situation could have not
remained isolated from the political parties in India. चाहे हमारी गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दे रही थी, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका तो बराबर ध्यान था ना, क्योंकि ये उनके पास मौका था. Opposition party were in the forefront of the organizing public protest and pressurizing the government. और जो opposition था हमारा, वो आगे आता है और वो जो है पब्लिक प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करता है हमारी गवर्नमेंट को, अपनी गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए कि तुम लोगों की बात सुनो. और देखो ऑपोजिशन का काम भी यही होता है. Parties opposed to the government realized that the division of their vote kept Congress in power. और फिर जो अपोजिशन थी, अपोजिशन की पार्टीज थी, उनको जो कांग्रेस पार्टीज जो कांग्रेस के अपोजिट थी, उन्हें जल्दी रियलाइज हो गया कि अगर जो है उनका वोट बैंक को डिवाइड कर दिया जाएगा तो कांग्रेस को नहीं रह पाएगी. There's a party that were entirely different and desperate on their program and ideology get together for anti-Congress fund. और जो फिर पार्टीज ने क्या कहा, अपोजिशन ने क्या, जो अपोजिशन था वो एकजुट होता है और अब वो अपने प्रोग्राम्स और आइडियोलॉजी को एकजुट करता है और एक एंटी कांग्रेस फॉर्म लेके आता है कुछ स्टेटों के अंदर, and entered into a electoral adjustment of sharing seat in other. यहाँ पर जो है कोइलेशन का काम होता है, गठबंधन करना शुरू करते हैं जो अपोजिशन है, वो इलेक्टोरल एडजस्टमेंट करने शुरू करते हैं, सीटें बांटनी शुरू करते हैं एक दूसरे के साथ. They felt that the inexperience of Indira Gandhi and the internal factionalizations within the Congress provide an opportunity to topple the Congress. उन्हें लगा कि जो इंदिरा गांधी कि जो इनएक्सपीरियंस है, उनका जो जितना कम एक्सपीरियंस है और जो कांग्रेस में प्रॉब्लम्स चल रही है, इनसे जो है उन्हें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. द सोशलिस्ट लीडर राम मोहन मनोहर लोहिया गिव दिस ट्रेजेडी द नेम ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म. और राम मनोहर लोहिया ने इस ट्रेजेडी को नाम दिया नॉन कांग्रेसिज्म. He also produced a theoretical argument in its defense. और इन्होंने एक theoretical argument भी दिया था कांग्रेस के अगेंस्ट. इन्होंने बोला कांग्रेस रूल वाज अनडेमोक्रेटिक. उन्होंने कांग्रेस रूल को सीधा अनडेमोक्रेटिक बता दिया एंड अपोज टू द, क्योंकि ये जो है जो ऑर्डिनरी पुअर पीपल है उनके हित में नहीं है और देयरफॉर दे आर कमिंग टुगेदर. इस वजह से जो है सब लोग साथ आ रहे हैं, नॉन कांग्रेस पार्टीज जो है वो मिल रही है एंड इट वाज नेसेसरी टू फॉर रिक्लेमिंग डेमोक्रेसी फॉर दिस पीपल. इसी वजह से सभी नॉन कांग्रेस पार्टीज को साथ में आना चाहिए और हमारी डेमोक्रेसी को दोबारा से रिक्लेम करने की जरूरत है. तो राम मनोहर लोहिया की जो नॉन कांग्रेसिज्म था, उन्होंने अपनी थ्योरेटिकल जो आर्गुमेंट था उसमें कांग्रेस को अनडेमोक्रेटिक बोल दिया. कांग्रेस को बोला कि कांग्रेस जो है गरीब लोगों की, जो इंडिया के सिटीजन है, ऑर्डिनरी लोग हैं, उनके हित में नहीं है, उनकी बातें नहीं सुन रही है, ये गलत है और इस ये मौका है सभी नॉन कांग्रेस पार्टीज के लिए कि वो साथ में आए और जो हम अपनी डेमोक्रेसी को रिक्लेम करेंगे. फिर इलेक्ट्रोल वर्डिक्ट आते हैं. इट वाज इन द कंटेक्स्ट ऑफ heightened popular discontent and the pluralization of political force that the fourth general election of the Lok Sabha and state assemblies were held in February 1967. देखो जितना पॉपुलर डिस्कंटेंट हो रहा था, पॉलिटिकल फोर्सेस में पोलराइजेशन बढ़ रहा था, इसी वजह से जो जनरल इलेक्शन था और लोकसभा के जो स्टेट असेंबली इलेक्शन थे वो फरवरी 1960 में जो है हेल्ड होते हैं. कांग्रेस इस टाइम पे जो है बहुत सारी इलेक्टोरल जो है प्रॉब्लम फेस कर रही है, क्योंकि विदाउट नेहरू जो है कांग्रेस नेहरू के बाद जो है कांग्रेस पहली बार इलेक्शन में उतरी थी और यहाँ पर उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना शुरू करा. द रिजल्ट जोल्टेड द कांग्रेस एज बोथ एंड द स्टेट लेवल. और इसका रिजल्ट जो आया था इलेक्शन का, वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा शॉक था, क्योंकि वो स्टेट और नेशनल लेवल दोनों पे शॉक था. मैनी कंटेम्पररी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर डिस्क्राइब द इलेक्शन रिजल्ट एज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक. और बहुत सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ने बोला जो ये इलेक्शन का रिजल्ट आया था 1967 के इलेक्शन का, वो एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक है. उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हिला के रख दिया. द कांग्रेस डिड मैनेज टू गेट अ मेजोरिटी इन द लोकसभा. कांग्रेस लोकसभा के में मेजोरिटी में तो आई, पर जो उनकी टैली थी सीट और शेयर की, वो 1952 के मुकाबले बहुत ज्यादा कम थी. हाफ ऑफ द मिनिस्टर इंदिरा गांधी कैबिनेट वाज डिफीट. जो इंदिरा गांधी की कैबिनेट थी उसमें से आधे से ज्यादा मिनिस्टर जो है इलेक्शन हारे हैं. Stalwarts who lost their constituencies including Kamraj in Tamil Nadu. और जो इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल स्टार्स थे, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी खोई है. जैसे कमराज जो है वो तमिलनाडु में हारते, सेके पाटिल महाराष्ट्र में, अतुल्य घोष जो है वेस्ट बंगाल में और के बी सैया इन बिहार में जो है. The democratic nature of the political change would be more apparent to you at the state level. The Congress lost majority in as many 7 states. ये जो डेमोक्रेटिक ड्रामेटिक नेचर था पॉलिटिकल चेंज जो एकदम से हुआ है स्टेट लेवल पे, यहाँ पर जो है कांग्रेस जो है 7 बड़ी स्टेटों में जो है मेजोरिटी हार जाती है. इन द 2 स्टेट डिफेक्शंस प्रिवेंटेड इट फ्रॉमिंग अ गवर्नमेंट. पर उनमें से 2 स्टेट को जो है, जो जहां कांग्रेस हारी थी उसे बचा लिया गया, वहां पर जो है कोalition फॉर्म करके जो है उसे बचा लिया गया. द 9 स्टेट जहां कांग्रेस अपनी पावर हारी थी वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरल, मद्रास.
कांग्रेस जो है पंजाब से लेकर केरल तक जो है अब यहाँ पर वो हारी थी, उन्होंने अपनी पावर को लॉस्ट किया था। और इन मद्रास जो तब जाके अब तमिलनाडु में, वहां पर एक रीजनल पार्टी आई थी, द्रविड़ा मुनेत्रा कझागम, डीएमके आई थी। डीएमके पार्टी जो है वहां पर क्लियर मेजोरिटी से जो है मद्रास के अंदर डीएमके आती है। डीएमके वॉन आफ्टर हैविंग लेड अ मैसिव एंटी हिंदी एजिटेशन बाय स्टूडेंट अगेंस्ट द सेंटर ऑन द इशू ऑफ इम्पोजिशन ऑफ हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। पर डीएमके जीतती कैसे? डीएमके जीतती है जब जो गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है कि वो हिंदी को जो है हमारी नेशनल लैंग्वेज बना बना दे। तो इससे जो है एक एंटी मैं से एक बहुत बड़ा एंटी हिंदी जो है प्रोटेस्ट शुरू होता है स्टूडेंट्स के द्वारा, जिसका फायदा जो है डीएमके उठाती है। और सेंटर के अगेंस्ट जो है वो अपना इलेक्टोरल फाइल करते हैं। यहाँ पर जो सेंटर जो है हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की कोशिश कर रही थी, तो साउथ के कुछ स्टेट्स ने इसका प्रोटेस्ट किया था। And this was the first time any non-Congress party had secured a majority of its own in any state। और ये पहली बार होता है डीएमके ऐसी पहली स्टेट बनती है, ऐसी पहली नॉन कांग्रेस पार्टी बनती है जिन्होंने एक मेजोरिटी के साथ जो है अपनी स्टेट के अंदर सीट सिक्योर की थी। इन द अदर 8 स्टेट कोलिशन गवर्नमेंट कंसिस्टेड ऑफ डिफरेंट नॉन कांग्रेस पार्टीज वाज फॉर्म्ड। और जो अदर जहां स्टेट थी जहां कांग्रेस आ रही थी, वहां पर देखो मेजोरिटी से तो कोई नहीं जीता, पर वहां पर जो है कोयलेट करके गठबंधन कर करके सरकारें बना ली गई। A popular saying that was that one could take a train from। और यहाँ पर एक बड़ी वो होती है बात, एक सेइंग आती है, यहाँ पर एक कहावत उठती है कि तुम दिल्ली से लेकर हावड़ा तक देख लो, दिल्ली से लेकर हावड़ा तक देख लो, कांग्रेस जो है वहां पर कांग्रेस की एक भी स्टेट में कांग्रेस नहीं जीती थी। A popular saying was that one could take a train from Delhi to Howrah and not through pass a single Congress ruled state। ये बात थी कि एक कोई भी तुम ट्रेन ले लो दिल्ली से हावड़ा, तुम वो ट्रेन जो है किसी भी सिंगल कांग्रेस रूल्ड स्टेट से नहीं गुजरेगी। इट वाज स्ट्रेंज फीलिंग फॉर गवर्नमेंट, ये फॉर दोज हु आर यूज्ड टू सीइंग कांग्रेस इन पावर। ये थोड़ी स्ट्रेंज फीलिंग थी लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा देखा था कि कांग्रेस जो पावर में है। तो यहाँ से सवाल उठता है, क्या कांग्रेस की जो डोमिनेशन है इंडिया के अंदर वो खत्म हो चुकी है? बट उसके बाद कोalition होता है, गठबंधन होता है। The election of 1967 brought into a picture the phenomena of coalition। 1967 की जो इलेक्शन थी, यहाँ पर जो है गठबंधन का एक फिनोमिना चालू होता है, क्योंकि कोई सिंगल पार्टी को मेजोरिटी मिली नहीं थी डीएमके के अलावा। तो जो बहुत सारी नॉन कांग्रेस पार्टीज थी वो एक साथ आती है, एक लेजिस्लेटिव पार्टीज फॉर्म करती है, एक लेजिस्लेटिव जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टी बनाती है। और उसको बोलती है, जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टी जो वो बनाती है उसको बोलते हैं संयुक्त विधायक दल, दैट सपोर्टेड नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे उसको संयुक्त विधायक दल बोला गया। दिस इज वाई दिस गवर्नमेंट कम टू डिस्क्राइब एज एसवीडी गवर्नमेंट। इसी वजह से इन गवर्नमेंट को एसवीडी गवर्नमेंट बोला गया। इन मोस्ट ऑफ दिस केस द कोalition पार्टनर वर आइडियोलॉजिकल इन कांग्रेंट। पर बहुत ज्यादा केसेस के अंदर वो देखा गया, जो आइडियोलॉजिकल पार्टनर्स थे उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत अलग अलग थी। द एसडीपी गवर्नमेंट इन बिहार फॉर इंटेंस इंक्लूडिंग टू सोशलिस्ट पार्टीज एसएसपी एंड पीएसपी along with the CPI on the left and Janagana on जनसंघ on the right। देखो जैसे जो ये एसवीडी गवर्नमेंट थी बिहार के अंदर देखी जाए तो दो सोशलिस्ट पार्टी का गठबंधन था, दो सोशलिस्ट पार्टी का कोलाइशन हुआ था, एसएसपी और पीएसपी पार्टी। उसी साथ जो है तब देखा गया था, एक तरफ जो है सीपीआई था लेफ्ट में और राइट में जो था जनसंघ था। पंजाब के अंदर एक पॉपुलर यूनाइटेड फॉर्म आता है जहां पर दो राइवल्स को कॉम्प्रोमाइज कराया जाता है, अकाली पार्टीज एट द टाइम, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप्स विद बोथ द कम्युनिस्ट पार्टी, एक सीपीआई और एक सीपीआईएम होते हैं, और एंड एसएसपी द रिपब्लिकन पार्टी एंड द भारतीय जनसंघ बीजेपी। ये सब जो पार्टी थी ये कोलाइटेड नॉन गवर्नमेंट नॉन कांग्रेस पार्टीज थी, और इन्होंने जो है कोलेशन गठबंधन करके जो है अपनी सरकारें बनाई। फिर डिफेक्शन होता है। डिफेक्शन क्या होता है कि कोई लीडर जो है अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टीज में जाता है, एक लीडर जो है अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है, उसको डिफेक्शन कहते हैं। देखो ये एक बहुत बड़ा फीचर है इंडियन पॉलिटिक्स का, जो कि 1967 के इलेक्शन के बाद सामने आता है, क्योंकि इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। अ रोल प्लेड बाय डिफेक्शन इन द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट। डिफेक्शन जो था वो पार्टी बना रहा था, वो पार्टी तोड़ रहा था। डिफेक्शन का मतलब क्या है? जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक पार्टी को छोड़ के, जिसमें उसको सीटें मिलती है, जिसका वो सिंबल होता है, वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, ये डिफेक्शन है। और 1967 के जनरल इलेक्शन के बाद जो है कांग्रेस ब्रेक अवे कांग्रेस लेजिस्लेटर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंस्टॉलिंग नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन दिस थ्री स्टेट। पर 1967 के जनरल इलेक्शन के बाद जो कांग्रेस के जो लेजिस्लेटर थे, जो है, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को इंस्टॉल करने में। यहाँ पर जो है कांग्रेस का स्प्लिट हो जाता है, बहुत सारी जो है
जो सीनियर्स होते हैं वो कांग्रेस छोड़ते हैं और नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को ज्वाइन करते हैं, इन्होंने इंस्टॉल करने में बहुत बड़ी हेल्प करते हैं 3 बड़ी स्टेट में, हरियाणा, मध्य प्रदेश और यूपी के अंदर। द कंस्टेंट realignment and the shifting political loyalties in this period gave rise to expression of आया राम गया राम। और जो ये बार-बार शिफ्टिंग पॉलिटिकल जो लोग हैं, रीअलाइनमेंट हो रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे एक पार्टी से दूसरी पार्टी से, इससे जो है एक बड़ी स्लोगन उठती है आया राम गया राम। इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको चैप्टर पसंद समझ में आया हो, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।